For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Sudha Sikrawar ma'am with us, and she is the author of Galiare and way more other books too. So thank you so much ma'am for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. थैंक यू गौरव, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने शो पे बुलाया. प्लेजर मैम. सो मैम हम पॉडकास्ट में और आगे बात करें और हम आपकी बुक्स के बारे में, आने वाली किताबों के बारे में और बात करें. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि हमारे लिसनर्स आपके बारे में कुछ जान सकें, और ये लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई ये भी जरूर बताइएगा. हाँ बिल्कुल, मेरा नाम सुधा सिकरावर है, ये इंट्रोडक्शन हो ही चुका है जी. और मेरा जन्म स्थान पलिया कलां, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश. और अगर बचपन की बात करें तो एक होता है ना, जैसे चांदी की चम्मच लेके पैदा होना मुंह में, तो वो मेरा बचपन था. और लिखने की शुरुआत शायद ये जेनेटिक है, क्योंकि मेरे फादर बहुत लिखते थे, बहुत पढ़ते थे. और ये होता है जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि बच्चों के हाथ में क्या होता है, मोबाइल. क्योंकि हम क्या ले रहे हैं हाथ में, मोबाइल. बच्चा हमको क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है. तो मेरे फादर के हाथ में किताबें होती थी, मैगजीन्स होती थी, तो मैं उनको कॉपी करती थी. बाकी के मेरे 3 भाई बहन नहीं कॉपी करते थे जी. लेकिन मैं कॉपी करती थी, चाहे मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, चाहे मैं किताब को उल्टा, क्योंकि उनकी इंग्लिश की बुक्स होती थी, इंग्लिश नहीं मुझे आती थी, छोटी थी, तो चाहे मैं उल्टी करके पढ़ रही हूँ लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, उनको कॉपी कर रही हूँ. तो वो एक खून में जो शामिल होता है, तो वो वहां से था. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लेखक ही बनना है या मुझे कुछ लिखना है. बस मन में आया, लिख दिया, आसपास जो देखा उसको लिख दिया. ये था मेरा लिखने का. और ये जेनेटिक, ये मेरे ग्रैंडफादर में भी था, मेरे फादर में भी, और मेरे सारे ताऊ जी चाचा जी लोगों में था. लिखने का, बोलने का, सबको बहुत ज्यादा शौक था. तो शायद वो वहां से है. डेफिनेटली मैम, बिल्कुल. सो मैम अभी जो आपकी लेटेस्ट रिलीज है ये गलियारे, अगर हम उस पर बात करें तो लेट्स से कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे आपकी इस किताब को या और भी किताबों को पढ़ने के लिए. वैसे तो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है दोस्तों, बट इस पॉडकास्ट में हम ये गलियारे पे फोकस करेंगे जो कि लेटेस्ट रिलीज है. तो मैम इस पॉडकास्ट के बाद जितने लोग उसको खरीदना या पढ़ना चाहेंगे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी इस किताब से? आप अगर कुछ इनसाइट शेयर कर सकें हमारे लिसनर्स के साथ तो. हाँ बिल्कुल, ये गलियारे मेरी किताबों की लिस्ट में नहीं थी. कि जो मैं किताबें लिख रही थी, जो मेरी अपकमिंग बुक्स हैं, उसकी लिस्ट में ये कहीं दूर तक नहीं थी. ये गलियारे ये नहीं थी. हाँ, ये नहीं थी, मुझे नहीं जी. और ये अचानक, ये जैसे होता है ना, अचानक कोई चीज आ गई सामने. और वो सामने इसलिए आई, मैंने 2 साल पहले एक क्राइम थ्रिलर लिखा था, बाबू मैम की वो दूसरी गली. तो वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को पढ़ने के लिए दिया था, और वो बड़ी इंटेलेक्चुअल माइंड की फ्रेंड है. तो उसने आधी रात में फोन करके मुझे जाकर के लिटरली जितनी गालियां दे सकती थी वो दी, और कहा कि इसको जाके तू जला दे इसको. ये भी कोई लिखने का वो है, क्राइम को भी कहीं लिखा जाता है, क्राइम को देखा जाता है, राइट. तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अपना अपना नजरिया है. उसको जो लगा उसने कहा, और एक लेखक को जो है आलोचना भी बर्दाश्त करनी आनी चाहिए. तो वो मेरे ठीक है, देखते हैं. मैंने कहा आगे कोई क्राइम नहीं लिखूंगी, आगे जो मैं अपना लिटरेचर लिख रही हूँ वही लिखूंगी जी. लेकिन अभी पिछले साल ही उसका फोन आया कि भाई सुधा एक किताब लिख. मैंने कहा अब क्या हो गया? और वो भी रात को, आधी रात को उठा के मुझे बोल रही वो किताब लिख और इंस्टाग्राम पे आ जाना. मैंने कहा इंस्टाग्राम पे मैं ऑलरेडी हूँ लेकिन एक्टिव नहीं हूँ. तो फिर वो क्राइम उसके साथ क्या हुआ कि एक तरह से हनी ट्रैप था. और सबसे बड़ी बात ये थी, ये गलियारे मैंने इसलिए लिखी, मुझे लिखना ये जरूरी था कि लोग इससे जाने की, वो बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि वो हनी ट्रैप करते कैसे. आपको बिलीव नहीं होगा गौरव, मैंने स्कैमर से बात की, मैंने उसका चेहरा भी देखा. और वो लोग कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया,
और बताते हैं अपने आप को लंदन का, और चेहरा लगाते हैं, गोरे गोरे चेहरे लगाए, अट्रैक्ट किया लड़कियों को, औरतों को। और उसके बाद जब मैंने बात की तो बड़े आराम से फ्रैंकली वो बता रहा है कि उसने किस तरीके से ट्रैप किया मेरी फ्रेंड, और वो क्यों ट्रैप हुई, क्योंकि एक वो अट्रैक्शन जो था वो उधर गया। वो क्यों गया ये मेरी समझ से बाहर है। ये मैंने बुक में लिखा है कि ये अट्रैक्शन हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या हमारे इंडिया में अट्रैक्टिव लोगों की कमी पड़ गई है? क्या पर्सनैलिटीज नहीं है? तो हम ये ऑनलाइन अट्रैक्शन क्यों ढूंढ रहे हैं? पहली बात ये है जो मैंने उसमें मेंशन किया है। मैंने अपनी पुरानी ट्रेडिशन को नई वाली युग से जो है कंपेयर किया है कि मत जाइए ऑनलाइन पे, उतना ही जाइए जितनी जरूरत है। और वो उसका ये बताना कि आप कैसे पकड़ेंगी मुझको, आपके जो पर्स में जो 500 का नोट है क्या वो बता सकती है असली है नकली है? तो मैं शॉक्ड थी उस बंदे की बात सुन के कि वो ये क्या कह रहा है। अब मुझे पता चला और किस तरीके से वो खेलते हैं, वो दिल से खेलते हैं। और दिल से खेलने के बाद ये नहीं कि लड़कियां ही फंसी उसमें बहुत बड़े बड़े लोग फंसे। आदमियों ने औरतों और लड़कियों को फंसाया, और उधर से लड़कियों ने आदमी और औरतों को फंसाया, और इंडिया के लोग ज्यादा ट्रैप हुए। तो इंडिया के लोग ज्यादा ट्रैप क्यों हुए, ये मेरा एक क्वेश्चन था। क्या जरूरत पड़ गई थी? तो ये उसमें सारा बहुत अच्छी तरह से है। और मैंने ये गलियारे इसलिए लिखी कि लोग इससे कुछ सीख सके, कुछ जो आजकल सभी ऑनलाइन पर देखा जाए, ऑफलाइन तो कोई मिलता ही नहीं, ऑनलाइन ही अवेलेबल है हम लोग। ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो आपको ऑनलाइन से सचेत रहना है। उसके लिए मैंने ये किताब लिखी। ये किताब जरूर एक बार लोगों को पढ़नी चाहिए कि ट्रैपिंग कैसे होती है, हनी ट्रैपिंग कैसे होती है, और स्कैम कैसे स्कैम करते हैं, वो किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, जाल फंसाते हैं। ये था उसमें पूरा ही गलियारे में। और मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ मेरी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो मेरी लिस्ट में नहीं थी। उसको लिखने के बाद मुझे लगा कि ये जरूर पढ़नी चाहिए। खुद मैंने दोबारा उसको पढ़ा, और वो मेरी फ्रेंड की जिद थी कि मैं उसको लेटर के फॉर्म में लिखूं, तो मैंने लेटर के फॉर्म में लिखा। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए भारी रहा लिखना किताब। एक एक्सपीरियंस दुखद रहा, क्योंकि फादर को सामने बिठा के मैं लिख रही थी उस किताब को, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने लिखा उनके लिए, और शायद उनको कहीं पे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो 100 लोगों ने पढ़ा होगा या 200 लोगों ने पढ़ा होगा, ये 10 लोग भी पढ़ लेंगे तो 10 लोग बचेंगे इस स्कैम से। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट मैम जो आपने अभी बात की ना कि आखिर इंडिया में ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं ज़्यादातर एज ऑफ नाउ, जहाँ तक अगर देखा जाए साइबर क्राइम में जितनी भी चीज़ें अभी, हनी ट्रैप और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्कैम है। व्हाट आई पर्सनली फील कि अभी इंडिया ना इंटरनेट की दुनिया के लिए बहुत नया है। जैसे लेट्स से कि अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर जियो 4G आने के बाद लोग इंटरनेट के एक्सेस पे और ज़्यादा भरोसा करने लगे या उसे और ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि जिस वजह से उनको वो चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करने लगी कि इस वजह से फिर वो बेचारे उसमें फंसते जाते हैं। What I personally felt on this. हाँ नहीं गौरव, ये रीजन तो है ही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो था, जो एक अकेलापन आया बुजुर्गों में, बुजुर्ग भी इसमें इन्वॉल्व हुए। बुजुर्गों को अकेला छोड़ दिया गया, जो हमारी भारतीय पद्धति में नहीं था। वो अकेले हुए। वो अकेले हुए, तो अकेले होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनलाइन चैटिंग करनी शुरू की और वीडियो कॉलिंग हुई, वीडियो शूट हुए। उधर से सब कुछ अपने आप को उन्होंने बिल्कुल सारे कपड़े उतार दिए, इधर से भी उतार दिए गए और इनकी फोटो खींच ली गई। इसके बाद इनको ब्लैकमेल किया गया। वो पूरा उसमें ये गलियारे में है। लेडीज के साथ क्या हुआ, इवन 16 ईयर ओल्ड गर्ल मुझको कहती है, वो मेरी उससे बात हुई, उसने कहा मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। ये क्या था, क्या चिकने चुपड़े चेहरे, क्यों, आखिर क्यों हमारी जो मौलिक हमारी चीजें, हमारे मूल्य कहाँ चले गए, नैतिक मूल्य कहाँ गए हमारे भाई? क्या यहाँ पर लोगों की कमी है? ये मेरा क्वेश्चन है। 16 साल की लड़की से लेके 35 ईयर ओल्ड की एक विडो, उसके 2 बच्चे हैं, वो कहती मैं वहीं जाना चाहती हूँ। वो क्लियरली मेंशन है किताब में।
40 ईयर ओल्ड की एक डॉक्टर वो कह रही है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के वहां उनके साथ जाना चाहती हूँ। जिस स्कैमर ने मुझसे बात की उसने मुझे जीने का तरीका सिखाया। हॉरिबल था मेरे लिए क्योंकि उस लेडी की लव मैरिज थी। अगेन और वो छोड़ के वहां विदेश जाना चाहती। क्या है, हमारे मूल्य कहाँ चले गए? सही बात है। इसलिए इस किताब को लिखना जरूरी था कि शायद कुछ सीख सके और शायद नई जनरेशन इसको रिव्यू करके बता सके कि भाई ऐसे मत कीजिए, डेफिनेटली मत फंसिए इसमें। ये जो दिख रही है ना चमक धमक की थोड़ी देर के लिए है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अट्रैक्शन जो है ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, जहाँ होना चाहिए वहां होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, और एक लिमिट में होना चाहिए। एक लिमिट में होना चाहिए और सही जगह पर होना चाहिए आपका अट्रैक्शन, और एक मर्यादा की लाइन में होना चाहिए। आपने सारी मर्यादा क्रॉस कर दी, आप अपने 16 साल के बेटे को छोड़ के जा रही हैं, आप अपने पति को छोड़ के जा रही हैं और बड़े गर्व के साथ कह रही हैं कि उसके बाद आप ये मेंशन कर रही हैं कि मुझे वो पिता समान लगता है। क्या आप विश्वास करेंगे इस बात पर? अपना मजाक वो खुद बनवा रही है बैठ के, और मैं कह रही हूँ आप क्या बोल रही हैं। उसके बाद वो मुझे लिटरली गाली दे रही है। तो ये सब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, ये तो लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस किताब को लिखा। वरना क्राइम वगैरह, क्राइम के लिए तो शम्स ताहिर खान साहब बहुत है, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। आज तक के रिपोर्टर जो है। जी हाँ जी। सो लाइक बहुत मतलब अभी तक हम लोगों ने अभी 26 तारीख को हमारे इस पॉडकास्ट का 3 साल पूरा हो जाएगा, एंड हम लोगों ने अभी तक बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। सो अभी तक हम लोगों ने अराउंड 200 से भी ज़्यादा लोगों के साथ हमने इस पॉडकास्ट को कर लिया। मैं पर्सनली बहुत सारे ऑथर को जानता हूँ बिकॉज 8 साल से ज़्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, मगर इस टॉपिक पे इस तरीके से जो किताब आपने लिखी है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू एंड डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाली है, बिकॉज ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हर इंसान रिलेट कर पाएंगे। गौरव, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, नहीं तो बहुत लंबा मैं इसके ऊपर बोलने वाली थी, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बोलेंगे। कोई बात नहीं, बिल्कुल मैम। तो मैम अभी अगर लेट्स से कि कोई एक ऐसा है, जैसे अभी तक हमने न्यू रीडर्स के बारे में बात की जो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आएंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो आपके ऑलरेडी रीडर्स होंगे जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे ज़रूर से, तो व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट एज ऑफ नाउ, अभी आगे क्या आने वाला है? आर यू राइटिंग समथिंग, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑन अदर जॉनरास, व्हाट्स इन द पाइपलाइन अभी एज ऑफ नाउ? देखिए, अभी क्राइम थ्रिलर तो मैं नहीं लिखने वाली। बहुत गालियां खाई हैं गौरव मैंने और मैंने अपनी बिरादरी से गाली खाई है, मतलब औरतों से गालियां खाई हैं। ओके, ठीक है। तो मैं क्राइम थ्रिलर तो नहीं लिखने वाली। अब चाहे किसी के साथ हनी ट्रैप हो रहा हो, चाहे कोई भी ट्रैप हो रहा हो, मैं इस पे नहीं आ रही हूँ। लेकिन मैं अपनी जो दूसरी किताब है अरुणिमा और कुछ खत गजाला के नाम, वो मेरी पाइपलाइन में है और वो आधी से ज्यादा लिखी जा चुकी है। वो मैं लिख रही हूँ और वो एक लिटरेरी बुक है और उस पे मेरा दिल, दिमाग, सांसें सभी कुछ उसी में है, उस किताब के अंदर। वो मेरी पाइपलाइन में है, कुछ खत गजाला के नाम है। और अगर कोई क्राइम थ्रिलर ऐसा आया, फिर किसी के साथ ऐसा हुआ, तो शायद मुझे फिर कलम उठानी पड़े। लेखक की ड्यूटी होती है कि उसको जो है लिख देना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, सो मैम लेट्स से कि आज से अगर 1-2 साल बाद कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी हर किताब पढ़ी हुई है, जैसे कि आई एम टॉकिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑथर जो है वो आज किसी टाइप या किसी जॉनरा, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑथर के तरीके से जाने जाना चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ। सो अगर आपकी बात की जाए, सो लेट्स से कि अगर आज से 1-2 साल बाद कोई ऐसा इंसान है जिसने सारी किताब पढ़ी और देखता है कि ओके ठीक है, सुधा मैम की न्यू बुक आई है, सो उसके दिमाग में उस वक्त इंस्टेंट क्या थॉट आना चाहिए कि ठीक है सुधा मैम की बुक है, मुझे ऐसी मिलेगी, मुझे ये पढ़ने को मिलेगा, मुझे इस टाइप से मिलेगी पढ़ने को, या ये चीज़ें मैं महसूस कर पाऊंगा बुक पढ़ने के बाद? कभी सोचा इस बारे में? हाँ, अगर वो सच में पढ़ने वाला है, साहित्य की कदर करता है, जो भी मेरा रीडर है, तो वो ये सोचेगा कि सुधा मैम कुछ भी लिख सकती है, देखे इसमें क्या नया हो। डेफिनेटली। क्योंकि मेरे जो रिव्यूअर हैं मुझसे बात करते हैं कि मैम हम आपकी किताब का वेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से बात करते हैं। मैम आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। अब किस तरीके से मैं इंस्पिरेशन हूँ मैं उनसे नहीं पूछ पाती हूँ, क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ी सी शाई हूँ। ठीक है, इंस्पिरेशन है, हम आपको देख के आप जैसा लिखने की कोशिश करते हैं। आप लिटरेचर में बहुत अच्छी हैं,
बहुत कुछ उन्होंने मुझे कहा है। चांद सांवला है किताब को पढ़ने के बाद, चांद सांवला, विहंगनी, बाबू मैम की दूसरी गली, परिचिता, बहुत लंबी लिस्ट है। तो उनको पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और कई लोगों ने मुझसे इनबॉक्स में आके समझने की कोशिश भी की है कि आप हमें इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि हिंदी के बुक को वो कह रहे हैं कि आप हमें इसे समझा दीजिए कि हिंदी जैसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा इंग्लिश से हटके हो गया, लेकिन मैंने साथ के साथ रिव्यूअर्स की और रीडर्स की आग्रह पे मैंने इसको जो है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें, जिससे उनको समझ में आ जाए। कुछ लोगों को नहीं आती हिंदी पढ़नी, भाई कॉन्वेंट एजुकेटेड है, नहीं हिंदी पढ़ पाते, तो इंग्लिश में पढ़ लें। और इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा कि इस घटना से बचे कृपया, प्लीज, बस ये मेरा उद्देश्य था इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। लेकिन आगे मुझे लगता है पब्लिशर की भी डिमांड है कि जो आप किताब हिंदी में लिख रही हैं वो इंग्लिश में भी लिखिए, क्योंकि इंग्लिश के रीडर्स ज्यादा है। लेकिन मेरा वो है कि मैं हिंदी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। ये भी बात सही है, बिल्कुल। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो रीडर्स हैं आजकल, भले वो हिंदी की तरफ इंक्लाइन नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर हिंदी मिले पढ़ने को तो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं पढ़ने के लिए। सो एंड ऑथर्स भी कम होते जा रहे हैं हिंदी वाले, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। ऑथर्स भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदी जैसा साहित्य कहीं नहीं है। हाँ, बिल्कुल, एग्री। So, ma'am, my next question to this podcast is like, what I have personally felt कि after the first lockdown was over, numbers of author got increased very rapidly. Like, इस इंडस्ट्री में एक बूम हो गया उसके बाद। एंड अगर देखा जाए तो पब्लिशिंग बहुत ईजी हो गई है आजकल। आपके पास किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग है, आप घर बैठे पब्लिश कर सकते हैं। वी हैव लिटरेरी एजेंट्स बहुत सारे हैं जो कि आपकी बुक पब्लिश करवा देते हैं। ट्रेडिशनल पब्लिशर वो तो हैं ही, सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस भी हो गई। सो एज इट कम्स टू यू, लाइक आप अभी कहते हैं कि नदी के दूसरे साइड पे हैं, आपने अपनी किताबें पब्लिश करवा चुकी हैं, तो आपके हिसाब से अभी अपनी बुक को मार्केट में स्टैंड आउट कराना कितना मुश्किल हो चुका है? लाइक बिकॉज 100 से भी ज़्यादा किताबें एक हफ्ते में अमेजोन पे पब्लिश हो रही हैं, तो आपके हिसाब से अभी मार्केट में कैसे अपने बुक को स्टैंड आउट कराना चाहिए? मैं सोचती हूँ इसके लिए कोई लिटरेचर के लिए कम से कम कोई मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट लिटरेचर। और हर लिखने वाला लेखक नहीं होता, ये भी बात है। आई टोटली एग्री ऑन दिस। मानते हैं ना आप इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने 2 लाइन की शायरी लिख दी तो मैं शायर नहीं बन गई, मैं राहत इंदौरी नहीं बन गई 2 लाइन लिखने से। और आजकल वही ट्रेंड है। हो सकता है इसको सुनने के बाद बहुत लोग मुझे अपोज करें इस बात का, लेकिन मैं बड़ी ब्लंटली इस बात को कह रही हूँ, हर लिखने वाला लेखक नहीं होता। इसलिए मैं अपने आप को इस कंपटीशन से बहुत दूर पाती हूँ। ओके। हाँ, मुझे लगता है मेरा एक अपना प्लेस है, और उस प्लेस को कोई टच नहीं कर पाए। ऐसा नहीं उससे अच्छा कोई नहीं लिखता होगा, हो सकता है बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन मेरा जैसा मैं ही लिख सकती हूँ ना। That's great. Yeah. So as of now, what's your current? मार्केटिंग का कोई साहित्य का मार्केटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है आज की डेट में साहित्य को प्रोडक्ट बना दिया। डेफिनेटली मैम, चीजें थोड़ी सी बदल गई। थोड़ी नहीं, बहुत बदल गई है। ये अपसाइड डाउन जो होता है ना, एक हमारे यूपी में बोलते हैं धोबी पछाड़ मार दी जी, सेम हो रहा है यहाँ पर, ये धोबी पछाड़ है। और लेखकों के लिए एक ऐसा वो है कि जो हिंदी लिखते थे वो इंग्लिश लिखने लग गए। ये भी बात सही है, डिमांड एंड सप्लाई। हिंदी छोड़ के इंग्लिश पे आ गए कि भाई हमें पढ़ो। जी जी, आप कंटेंट दो, लोग खुद पढ़ेंगे, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही। सो आपका अभी राइटिंग शेड्यूल क्या है? लाइक एवरीडे आप कुछ घंटे अपनी राइटिंग के लिए देती हैं, या फिर कभी कोई थॉट आया तो फोन में या डायरी में लिख लिया, फिर बाद में बैठ के उससे लिख रहे हैं? हाउ डज इट गोज विथ यू? थॉट मेरे फोन में बसा हुआ है जी, मतलब थॉट वो पूरा भरा हुआ है कि मैं ये लिख दूं, मैं ये लिख दूं, मैं ये लिख दूं, मेरे पास समय कम है, मैं ऊपर चली जाऊंगी, उसके पहले ये लिख दूं, ये लिख दूं। मैं बड़ी फ्रैंकली उस बात को कह रही हूँ। इवन रात को मैं जब सोती हूँ तो मेरा बेड आप देखेंगे पूरा डायरी से, पन्नों से, पेन से खुले पेन रखा हुआ है, क्योंकि रात सोते सोते कोई लाइन आई ना
कविताओं के बारे में, कविताओं के बारे में बात करी। सोते सोते कोई लाइन आई, वो लिख दी, 1 2 3 4 5 करके जो है लाइनें लिख दी। सुबह उठ के अच्छा मैंने ये लिखा था, एक्सपेंड कर दी उसको। ये कविताओं के बारे में है। और रही स्टोरी और उपन्यास, वो तो मैं चलते फिरते लिख देती हूँ। ओके 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 मैम। सो एज ऑफ नाउ मैम, लाइक हमने बात कर ली आपकी किताबों के बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, इस बुक में क्या मिलेगा हमें, इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ लेट्स कम टू योर पर्सनल लाइफ। अगर देखा जाए तो एक अभी तक जिंदगी में या फिर हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जिसे हम टैग करते हैं एज अ हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। सो अगर यू कैन शेयर एनी वन ऑफ देम विथ अस, देन दैट वुड बी रियली ग्रेट। देखिए, हैप्पीएस्ट मोमेंट तो लाइफ में बहुत सारे होते हैं जो हम अपने माँ बाप के साथ बिताते हैं, वो शायद हैप्पीएस्ट ही होते हैं। बिल्कुल, उसका कहीं हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन मेरी लाइफ का एक हैप्पीएस्ट मोमेंट ऐसा है जो मैंने खुद गेन किया था। और एक शम्स ताहिर खान साहब ने दिया था अभी कुछ दिन पहले। डिटेल्ड स्टोरी है, लेकिन वो हैप्पीएस्ट जो मैंने गेन किया था जब हम 6 लड़कियों ने मिलकर 380 रुपए में दिल्ली को लूटा था। ओके, अब इस बारे में थोड़ा सा और बताएं तब फिर। ये गौरव बहुत डिटेल है। अच्छा। और उसके बाद 10 साल के बाद मैं पुलिस के द्वारा पकड़ी गई। ओह बाप रे, 10 साल बाद। इंटरेस्टिंग स्टोरी आफ्टर 10 years। दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे, लेकिन उस मोमेंट को मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। और जब मुझे याद आता है तो मैं ठहाका लगा के हंसती हूँ अकेले बैठ के। और उसके बाद दूसरा हैप्पीएस्ट मोमेंट मुझे वो लगा था जब शम्स ताहिर खान उस दिन सुना रहे थे कहानी ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। इस बारे में इतना तगड़ा स्कैम हुआ है ये बहुत तगड़ा स्कैम हुआ है। इसको सुनने के बाद जो मेरा ठहाका लगा था, मैं सोने जा रही थी, जो मेरा ठहाका लगा कि ना कोई मुंह छिपाने के लायक रहा, ना कोई मुंह दिखाने के कहीं कुछ वो शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत करेंगे तो घर में पिटेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। FIR हुई नहीं, और जो बैठे स्कैमर आराम से बैठे हुए हैं फ्री होके, दूसरे स्कैम पे बिजी हो गए। तो ये दो जो थे जो मुझे बहुत हंसाते हैं, और वो वाला तो मैं डिटेल सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था क्योंकि वो मैंने खुद गेन किया था। और 10 साल के बाद जब मैं एक पुलिस के सामने पकड़ी गई थी तो मेरी हालत क्या थी। ठीक है, ये अगली पॉडकास्ट के लिए वेटिंग लिस्ट में जाता है। दैट इज इंटरेस्टिंग। उसके लिए आपको पूरे 20-25 मिनट चाहिए। श्योर मैम, पूरा एक एपिसोड उसी पे हम करेंगे। पूरा एक एपिसोड पे। ओके, सो मैम, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टाइम जब आपकी जो सबसे पहली बुक पब्लिश हुई थी, उस समय चलते हैं। सो ऑन दैट पर्टिकुलर ईव, लाइक एक दिन पहले शाम को, व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? वर यू रिलैक्स, एक्साइटेड, या फिर आपने कुछ माइलस्टोन्स मार्क कर लिया क्योंकि इतने लोग मुझे जानते हैं, मेरी बुक को इतना सेल करना पड़ेगा, मेरी बुक ऐसा परफॉर्म करनी चाहिए मार्केट में, या ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड एट दैट टाइम? आप पहली बुक के बारे में बात कर रहे हैं ना? यस मैम, द वेरी फर्स्ट। जब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई थी तब मैं 18-19 साल की थी। ओके। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये लिटरेचर की दुनिया है क्या। और वैसे राइटिंग मेरे खून में शामिल है, लेकिन मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा था। मेरी किताब छप गई, किताब का विमोचन हो गया, फोटो खिंच गया और धड़ाधड़ विमोचन हुआ। लेखकों ने खूब चीर-फाड़ करी, 10 कहानियों की चांद सांवला है। ओके। कमलेश्वर जी ने उसकी भूमिका लिखी, कमलेश्वर जी ने उसको ऑर्गेनाइज करवाया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी किताब छप रही है या मेरी किताब इतने धुरंधर लोग जो है उसका विमोचन कर रहे हैं। मुझे ये था कि बस एक किताब लिख गई, दैट्स इट। मेरी फोटो नवभारत टाइम्स में छप गई। ओके। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था। 2020 से मैंने दोबारा से शुरू किया। तब मुझे लगा कि अरे ये मुझे 7 कहानियां इसमें और ऐड करनी चाहिए। तब मुझे लगा अच्छा मैं लिख भी सकती हूँ। मैंने वो पढ़ा, उसके बाद मैंने जो है फिर दोबारा से लिखना शुरू किया। लेकिन अगर कहें कि कोई एक्साइटमेंट की बात, वो अभी भी मुझे नहीं होती। मैं न्यूट्रल रहती हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ दिया, लोग पढ़ेंगे, लोग बताएंगे, लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। बस मेरी एक्साइटमेंट यहाँ तक रहती है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोग पढ़ें इसको और लोग समझें, इस घटना से समझें। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, पंचतंत्र की कहानियों से सीख लेते थे। जी। तो उस तरह से हैं कहानियां। इवन मेरे जो ब्लू रोज के पब्लिशर हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। कुछ पब्लिशर के मैं जरूर नाम
मतलब यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहती। लेकिन ब्लू रोज पब्लिशर्स को मैं थैंक्स बोलती हूँ। उन्होंने जब पहली बार उसको चांद सांवला की किताब को जब मैं रीपब्लिश करा रही थी, उन्होंने जब देखा मिस्टर सैयद ने, तो उन्होंने स्पेशली मुझे फोन किया। उनका फोन जब मेरे पास आया तो मुझे नहीं मालूम था। बोले ये आपकी किताब आपने लिखी है चांद सांवला? मैंने कहा हाँ जी। बोले मैं ब्लू। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उन्होंने कहा आप लिखते रहिएगा, आप मुंशी प्रेमचंद जैसा लिखते हैं। तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई कि मुझे लगता है कि ठीक है, ये इस समय बहुत भागदौड़ मची हुई है, तो बस लिखने में मस्त रहो, साहित्य की साधना में रहो। कोई एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका लिखा हुआ है उससे अगर 4 लोग भी कुछ सीख सकते हैं तो वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। So, ma'am, probably my last question to you of this podcast, but actually है क्या कि बहुत सारी बातें हैं करने को, but we will keep that in the next episode. So, my last question of this podcast will be कि अगर इस podcast को सुनने के बाद let's say बहुत सारे लोग लिखना चाहेंगे, या फिर उनका पहला ड्राफ्ट उनके लैपटॉप में, उनके डायरी में, उनके फ़ोन में होगा, so उन नए ऑथर्स के लिए आपके क्या सजेशंस हैं? लाइक आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उन्हें? Yes, this is the best question. हमें उनसे सीखना चाहिए। उनके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। उनके पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, इंफॉर्मेशन है, उनके पास गर्लफ्रेंड है, उनके पास लव अफेयर है, तो बस उनको उनके पास बहुत कुछ है। हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं सीरियसली उनको ये एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि साहित्य को बाजारवाद से अलग कर दीजिए प्लीज। बस ये एडवाइस जरूर है। वो तो एक वो बात हो गई कि उनके पास मूव ऑन है, बहुत कुछ है उनके पास, बहुत कुछ है जो हमारे पास नहीं है जी। मैं उनकी दुनिया को जब सुनती हूँ तो मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें ये पता भी नहीं है अब तक। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है हर एक से, आपसे भी, कि साहित्य को बाजारवाद से अलग कर दीजिए, क्योंकि साहित्य जो होता है वो एक धरोहर है। इसको प्रोडक्ट ना बनाए। जो बन गया है, मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, जो बन गया है। हर एक से मेरा निवेदन है कि साहित्य को प्रोडक्ट नहीं बनाइए, ये धरोहर है। हम कपड़े को ब्रांड बना सकते हैं, कपड़े को प्रोडक्ट बना सकते हैं, मसालों को बना सकते हैं, क्योंकि वो जरूरतें हैं हमारी, लेकिन ये ऐसा है, इससे कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल एग्री। और ये धरोहर कभी नहीं मिलती वापस। याद कीजिए निराला को, याद कीजिए दिनकर को, याद कीजिए प्रेमचंद को, क्या लिख के गए। उनको पढ़ने के बाद लगता है कि ये क्या था, हमने क्या सीखा है इससे। उनको पढ़ के हम रोमांचित हो जाते हैं। तो उसको प्रोडक्ट ना बनाएं और साहित्य को साहित्य रहने दें, शायरी ना बनाएं। Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Sudha ma'am. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप just Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें सुधा सिकरावर मैम की बुक्स आ जाएंगी। ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले, जानने वालों से ज़रूर शेयर करें। Thank you so much, ma'am, for coming on Reading the Author podcast. It was my honor to host you today. Thank you, Gaurav. Thank you very much inviting me. Thank you very much.